हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। अननोन वाइफ ऑफ बिलियनियर पार्ट 12। अभिमन्यु की दादी वसुधा राजवंश फिर से इशिका के घर पर आ चुकी थी। वह इशिका को अपनी बहू बोल रही थी और वहीं पर रहने की जिद कर रही थी। अभिमन्यु की इतना समझाने के बावजूद वसुधा अपनी जिद पर अड़ी थी, तो मजबूरन अभिमन्यु को इशिका को मैसेज करके यह कहना पड़ा कि वह कुछ दिनों के लिए उसकी दादी को अपने पास रख ले। इशिका को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। वसुधा अगर उसके साथ रहती तो उसका लाइफ स्टाइल और बाकी रूटीन भी बिगड़ जाता। उसने काफ़ी रूडली टाइप किया कि वह कोई चैरिटी नहीं चलाती है। अभिमन्यु अभी आए और अपनी दादी को लेकर जाए, इसी का मैसेज सेंड करती है। इससे पहले कि उसे किचन में बर्तनों की खिटपिट की आवाज़ सुनाई दी, उसने सामने की तरफ देखा तो वसुधा उसके पास नहीं बैठी हुई थी। इशिका जल्दी से किचन के अंदर गई तो उसने देखा वसुधा पानी बॉयल कर रही थी। इशिका उनके पास जाकर बोली, दादी आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। आप ठीक नहीं हैं, आपको आराम करना चाहिए। वसुधा ने मुस्कुराकर इशिका की तरफ देखा, कहा, किसी भी तरीके की सूजन पर अगर हॉट कंप्रेस दिया जाए तो दर्द कम होता है। तुम्हारे होंठ सूजे हुए लग रहे हैं, दर्द हो रहा होगा ना बेटी। वसुधा ने काफ़ी प्यार से इशिका को कहा था कि एक पल के लिए ना जाने इशिका को क्या हो गया, उसकी आंख नम होने लगी। वही प्यार था जिसके लिए वह उम्र भर तरसती रही। इशिका ने अपने होठों के कोनों पर हाथ रखा तो उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। यह दंड उसको उसकी खुद की माँ ने दिया था। मालविका ने इशिका को गुस्से में बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वसुधा ने फिर से कहा, मैंने तुम्हें कुछ पूछा है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? इशिका ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। वसुधा पानी के बर्तन के साथ उसे बाहर ले आई और एक नैपकिन से उसके होंठ के कोनों पर हल्के से करने लगी। इशिका को इससे आराम मिल गया था। इन सब के चक्कर में वह अभिमन्यु को जवाब देना भूल गई थी। तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी तो उसने देखा अभिमन्यु ने इशिका को 10 लाख रुपए भेजे थे। साथ ही उसने मैसेज लिखा था, यह मेरी दादी के 10 दिन के मेंटेनेंस के लिए, अगर तुम्हें और चाहिए तो बता देना। इशिका ने तुरंत अपना पहले लिखा हुआ मैसेज देखा और उसे डिलीट कर दिया। उसने जवाब में सिर्फ ओके लिखा। अजीब आदमी है, अपनी दादी से इतना ही प्यार है तो उनकी केयर नहीं कर सकता क्या? लगता है कुछ ज़्यादा ही अमीर है जो 10 दिन के लिए 10 लाख भेजे हैं। मुझे क्या, अगर बचेंगे तो वापस लौटा दूंगी। इशिका नहीं मन ही मन कहा और फिर वसुधा के साथ व्यस्त हो गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आयशा लिविंग रूम में बैठकर आंसू बहा रही थी। उसके दोनों गालों पर इशिका की उंगलियों के निशान थे और वो ओंठ कोने से सूजी हुई थी। मालविका ने उसे समझाते हुए काफ़ी प्यार से कहा, इशिका को तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, वह भी प्रोफेसर के सामने। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, वह इस हद तक गिर जाएगी, मैंने यह नहीं सोचा था। जलती है वह तुमसे? ऐसा नहीं। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ पल रुक कर बोली, उसने ऐसा जानबूझकर किया। जब भी उसे पता चला है कि नच और मेरी शादी हो रही, तब से उसका बर्ताव बदल गया है। देखो ना, अब मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के पीछे जा रही है। हाँ, वह तो है ही कैरेक्टरलेस। आज ही किसी लड़के से शादी करके आई थी और किसी अमीर आदमी के बारे में पता चला तो उसके पीछे तुम हिलाते हुए चली गई। मालविका गुस्से में बोली। राधिका उसी समय वहीं से गुजर रही थी। उसने मालविका और आयशा की बातें सुनी तो वह उनके पास आ गई। राधिका ने धीमी और सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या तुम दोनों इशिका की बात कर रहे? वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मालविका ने राधिका की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको गलतफहमी हो गई है। बचपन में वह एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसे घर छोड़े हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है। 13 साल की थी जब वह पढ़ाई के चलते उसने घर छोड़ दिया था और उसके बाद से वापस नहीं आई। आज उसने ऐसा आयशा को सबके सामने मारा और उसकी इंसल्ट की। मालविका आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इशिका पूरी तरह बदल गई हो। उसे यह तक याद नहीं कि आप मेरी मॉम यानी आपने बचपन में उसके ऊपर कितने एहसान किए थे। आयशा ने उदास होकर कहा। राधिका इस बात को आगे नहीं छेड़ना चाहती थी। वह वहाँ से जाने को हुई तभी आयशा ने पूछा, बात को आगे नहीं खींचना चाहती थी। वह वहाँ से जाने को हुई तभी आयशा ने पीछे से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ डॉक्टर मर्चेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आकर काउंसलिंग क्लासेस
लें। राधिका जल्दी से उसकी तरफ पलटी और हैरानी से बोली, तुम जानती हो ना ऐसा पॉसिबल नहीं। वह ऑलरेडी हमारी कंपनी की टेक्निकल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सैलरी भी नहीं लेते। उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर मैं कैसे उन्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए बोल दूँ? प्लीज़ माँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? ऐसा इमोशनल होकर कहा। मालविका ने उसका साथ देते हुए कहा, आयशा बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज इशिका ने सबके सामने उसे मारा तो उसकी प्रोफेसर के सामने काफ़ी इंसल्ट हो गई। अब डॉक्टर मर्चेंट आयशा की तरफ से कॉलेज में आएंगे तो उसकी इंसल्ट को सब भूल जाएंगे। राधिका को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला कि आयशा फिर से बीच में बोल पड़ी, ऐसा कीजिए कि कल रात आप उन्हें डिनर के लिए बुला लीजिए। आयशा के पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं था जो उसे डॉक्टर मर्चेंट ने दिया हो। वह इसी बहाने सबके सामने डॉक्टर मर्चेंट का रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहती थी और साथ ही उन्हें अपने कॉलेज में लेकर आती तो उसकी काफ़ी इज्जत बढ़ती। राधिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कमरे में आ गई। अंदर आते ही उसने इशिका नहीं यानी डॉक्टर मर्चेंट के लिए मैसेज छोड़ा। डॉक्टर मर्चेंट, क्या आप मुझसे मिलने के लिए कल मेरे घर आ सकते हैं? ऐसी जैसे ही दूसरी तरफ इशिका ने मैसेज पढ़ा वह परेशान हो गई। उसने मन ही मन कहा, राधिका आंटी इस तरह का मैसेज तभी भेजती है जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती। ऑफिशियली काम होता तो ऑफिस आने को बोलते, लेकिन घर आने को बोला है तो क्या उनकी तबीयत खराब है? राधिका की तबीयत खराब होने का सुनकर इशिका परेशान हो गई थी। राधिका का सोचकर इशिका ने राधिका को मैसेज छोड़ा और उसे घर आने के लिए हामी भर दी है, जानते हुए कि अगर वह सिंघानिया विला गई तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।